कल। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको देते हैं बाजार का दिन भर का पूरा अपडेट और साथ ही कल के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी। कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही खास मेहमान जो रहेंगे आज हमारे साथ वो है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे तमाम सहयोगी है हमारे साथ। सबसे पहले जरा परिचय करा दे, कुशल से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल और मदरसन सुमी के कैसे रहेंगे नतीजे। मानसी दवे बताएंगे ग्रासिम के नतीजों का अनुमान और वोल्टास के नतीजों का अनुमान हम जानेंगे सृष्टि से। सबसे पहले जरा बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा 2 दिन तक बाजार रहे सुस्त, लेकिन आज नजर आया जबरदस्त जोश। आज बाजार तेजी के साथ बंद हुए और सेंसेक्स ने जहां 222 अंकों की छलांग लगाई और 51,531 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 67 अंक उछलकर 15,173 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। एफआईआई और डीआईआई से क्या संकेत आज मिले, जरा उस पर भी एक नजर डालें। तो एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 944 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 708 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली की। और एडिटर्स डे के लिए अनिल जी के पास चलते हैं। सर, आज एक्सपायरी के दिन हमने देखा बाजार में उतार चढ़ाव जरूर बना हुआ था और जैसा कि आपने पहले ही कहा था वैसा ही दोनों तरफ के ट्रेड के मौके मिले। आज के कारोबार को हम कैसे समझें? लगातार तीसरे दिन आज भारतीय बाजारों में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिखा और क्लोजिंग भी बेहद इंटरेस्टिंग नजर आई, जहां सेंसेक्स दमदार मजबूती के साथ 222 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 66 अंक बंद ऊपर हुआ और वो भी लाइफ टाइम हाई पर। अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा और लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जहां निफ्टी 15,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन बैंक निफ्टी में आज भी सुस्ती रही और हल्के लाल निशान के साथ वहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। दिन भर दोनों तरफ के ट्रेड मिलते दिखे। वजह एक और जहां ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी सुस्ती के संकेत थे उसकी वजह से, और दूसरा वायदा कारोबार की एक्सपायरी की वजह से पिछले 2 दिनों से ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग। ये 3 कारण थे जिसकी वजह से बाजार पर और स्पेशली बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा दबाव दिखा। लेकिन जिन वजह से मजबूती आती दिखी और सेंसेक्स निफ्टी दमदार उछाल के साथ बंद होते नजर आए, उसके पीछे मजबूत ग्लोबल मार्केट्स। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर थे। एफआईआई की खरीदारी बरकरार है। हल्के होने के बाद बाजार में निचले स्तरों से फिर से रिकवरी और तेजी के संकेत आते दिख रहे हैं। कंपनियों के नतीजे कमोबेश मजबूत नजर आ रहे हैं और ये सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने बाजार में जोश भरने का काम किया। तो ओवरऑल उतार चढ़ाव के बीच एक बढ़िया सेशन साबित हुआ और स्पेशली वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन आखिर में अच्छी मजबूती देखने को मिली सेंसेक्स और निफ्टी पर। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर आज सुस्ती के साथ ही बंद होता नजर आया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर है। नतीजों के लिए आज से आखिरी चरण चल रहा है और ऐसे में कई सारे स्टॉक्स हैं जो बड़ा एक्शन दिखा रहे हैं। आज की रिकवरी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस की वजह से रहा। लगभग 50 पॉइंट की तेजी निफ्टी में रिलायंस की वजह से आती दिखी। तो अकेले रिलायंस ने निफ्टी और सेंसेक्स को संभालने का काम किया। ब्रॉडर मार्केट में जरूर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। बिल्कुल सर, अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, तो ऐसे में क्या रहे स्ट्रैटेजी और किन लेवल्स पर नजर रहे ये आपसे समझेंगे। थोड़ी देर में बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आज जो हमने देखा उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिला, कहां पर था सबसे ज्यादा जोश और कहां पर थी नरमी, ये समझना जरूरी है। हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता का रुख कर लेते हैं। कुशल, जरा बताएं आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन था? जी, तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजारों में आज बेहतरीन तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 60 पॉइंट से भी ज़्यादा तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ आज का जो लीडर था वो था रिलायंस, ऑलमोस्ट 4.5% का मूव यहाँ था। इसके अलावा हिंडाल्को, सन फार्मा जैसे शेयरों में भी बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई। पोस्ट मार्केट नंबर्स के बाद आयशर मोटर्स और टाइटन जो है आज गिरावट का रुझान यहाँ पर नजर आया। मार्केट की तेजी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करते हुए नहीं नजर आए। मेटल स्पेस यहाँ पर तेजी बनी। इनफैक्ट आखिरी 1.5 से 2 घंटों में नाल्को जो था वो टॉप गेनर निकल कर आया इस स्पेस से। साथ ही जीएसपीएल और मॉयल में भी बेहतरीन तेजी बनती हुई दिखी। एफएमसीजी स्पेस की बात करें तो टाटा कंज्यूमर 3.25% का इंट्राडे अपमूव यहाँ था। इसके अलावा डाबर भी बढ़िया तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया और मैरिको में भी एक शार्प अपमूव हमें आखिरी 2 से 3 घंटों में देखने को मिला। आईटी स्पेस भी बेहतरीन तेजी बनाता हुआ दिखा, खासकर मिड कैप आईटी कंपनी से माइंडट्री और कोफोर्ज यहाँ पर बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई। पर पीएसयू बैंक्स यहाँ पर लूजिंग ग्राउंड्स आज
देखने को मिले, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे शेयर में 1.5 से 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिली दिन के दौरान। और ऑटो स्पेस यहां पर भी खराब नतीजों के बाद एमआरएफ लुढ़कता हुआ नजर आया करीब 7%। साथ ही अपोलो टायर्स में भी बिकवाली नजर आई। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो यहां पर रिलायंस जो सिमी जी का कॉल था सुपर हिट रहा। इसके अलावा जेबी केमिकल जो हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी बताया था, और आज ये किरण जी का भी कॉल था। इतनी तेजी के बाद आज इंट्राडे में 15% का अपमूव इस स्टॉक में भी देखने को मिला। तो बेहतरीन तेजी जी के सभी सुपरहिट कॉल्स में भी हमें देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका कुशल, सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अविनाश जी हमारे आज के एक्सपर्ट के पास अब सीधे चलते हैं, समझते हैं बाजार की ये चाल क्या संकेत दे रही है। अविनाश जी आपसे समझना चाहेंगे, नतीजों का अब बिल्कुल आखिरी चरण भी बचा हुआ है, बाजार को संकेत आने वाले समय में आपको क्या लगता है कहां से मिल सकते हैं? साथ ही अब हफ्ते भर का नजरिया अगर किसी को रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखी जाए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि जो मार्केट्स का जो करंट मूवमेंट है वो मेरे ख्याल से अभी रिजल्ट्स के ऊपर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन जैसे ही नतीजों का सीजन खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से जो फिस्कल स्टिमुलस जो यूएस से आने वाला है उसके ऊपर सबकी नजरें हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक काफी बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा मार्केट्स को आगे और खींचने के लिए, क्योंकि काफी हद तक अभी भी डॉलर वीक है और हमको लग रहा है कि काफी पैसा स्टिमुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मार्केट्स में आएगा। तो ये जब अनाउंस होगा तो मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 हफ्ते में होपफुली अनाउंस होगा तो मार्केट्स इसको बहुत पॉजिटिवली देखेगी। रही बात 8 से 10 दिन के लिए पोजिशनल कॉल, तो हमको कैम्स कंपनी काफ़ी पसंद है। ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, लेकिन जिस प्रकार के नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं हमको लग रहा है करंट लेवल्स पे भी अगर किसी को 8 से 10 दिन का नजरिया लेना है तो खरीद सकता है। करीबन 1900 का एक स्टॉप लॉस रखिए और करीबन 2131 का एक टारगेट प्राइस निकल के आता है। ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो उनको लॉन्ग टर्म भी ये शेयर निवेश करना है मेरे ख्याल से निवेशित रहे। काफी अच्छी कंपनी और आगे भी अच्छी अपसाइड पॉसिबल है। 8 से 10 दिन का नजरिया है तो पोजिशनल व्यू कैम्स में रखने की सलाह अविनाश गोरखकर की। अविनाश जी आपसे बातचीत जारी रहेगी, कुछ आने वाले नतीजों की चर्चा कर लेते हैं। मदरसन सुमी में खास तौर पर हमने देखा जोरदार तेजी रही। जर्मनी की थाइसेन कर्प ने 2017 के बाद पहली बार इसका आउटलुक बढ़ाया भी है और बेहतर आउटलुक के बीच कैसे रहेंगे कंपनी के नतीजे ये जानना बेहद जरूरी है और शेयर में तेजी की वजह भी समझते हैं। कुशल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कुशल जरा बताएं मदरसन सुमी में तेजी क्यों? जी, तो मदरसन सुमी में आप देखिए कल से लेकर आज तक 15% तक की तेजी बनती हुई नजर आई, और ये इसलिए क्योंकि जो जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है थेसेनक्रप, उन्होंने 2017 के बाद पहली बार अपनी फुल ईयर के गाइडेंस रिवाइज करते हुए दिखे, जहां पर इन्होंने सेल्स और प्रॉफिट को भी शामिल किया और यहां पर बेहतरीन तेजी ये मानकर चल रहे हैं क्योंकि ऑटोमोटिव कंपोनेंट में सबसे बढ़िया रिकवरी आती हुई दिख सकती है, जिसमें कार, ट्रक और कंस्ट्रक्शन मशीनरी के ऑटो कंपोनेंट शामिल हैं। और इस वजह से भी अगर आप देखें तो मदरसन सुमी जो कि एक ग्लोबल ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जर्मनी से इनका करीब 22% हिस्सा आता है और ओवरऑल यूरोप की बात करें तो 40% से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से ये डिराइव करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जिस तरह से इन्होंने फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं और जो आउटलुक बढ़ाया है थेसेनक्रप ने, उस वजह से बेहतरीन तेजी जो है आपको मदरसन सुमी में पिछले 2 दिन से देखने को मिल रही है और कल जो है इसके नतीजे भी आने वाले हैं और वहाँ से भी बेहतरीन नतीजों की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 सेंटिमेंट्स हैं इस वजह से मदरसन सुमी में इतनी बढ़िया तेजी बनती हुई आज भी नजर आई। जी, मदरसन सुमी पर और बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए, अनुमान बताने के लिए नतीजों का बहुत शुक्रिया आपका कुशल। आगे बढ़ते हैं, कल ग्रासिम के दिसंबर तिमाही के नतीजे भी आएंगे और नतीजे कैसे रह सकते हैं और मार्जिन को कहां से मिल सकता है सपोर्ट समझते हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे से। मानसी जरा बताएं क्या कहता है ग्रासिम का अनुमान? जी बिल्कुल, देखिए मुनाफा, कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स के फ्रंट पर नतीजे अच्छे रहने का अनुमान है। हालांकि बिक्री में हल्की सी गिरावट जरूर हाथ लग सकती है। सबसे पहले तो मार्जिन्स की अगर बात करें, यहाँ मार्जिन्स बढ़ते दिखेंगे जिसका सीधा असर कामकाजी मुनाफे पर पड़ता दिखेगा। अनुमान हम ये लगाकर चल रहे हैं कि मार्जिन्स जो है 19% से 14.5% तक जाते दिखेंगे। कामकाजी मुनाफा करीब 48% बढ़ता हुआ दिख सकता है। वहीं जब ग्रासिम के नतीजों की बात करते हैं, वीएसएफ और केमिकल सेगमेंट दोनों पर फोकस करना होता है। वीएसएफ और केमिकल कारोबार में तेजी
पिछली तिमाही से देखने को मिल रही है, जो कि आगे भी जारी रही, जिसका सीधा असर नतीजों पर पड़ता दिखेगा। VSF सेगमेंट के वॉल्यूम्स जो है वो स्थिर रहेंगे, लेकिन केमिकल सेगमेंट के वॉल्यूम्स में करीब 3% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल की कॉस्ट में कमी देखने को मिल रही है, जिससे सीधा नतीजों को काफी हद तक सहारा मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन की गति जिसने अब रफ्तार पकड़ी है, इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि पॉजिटिवली इन नतीजों पर पड़ता दिखेगा। बिक्री 6% तक गिरती हुई दिख सकती है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 48% बढ़ता हुआ दिखेगा। वहीं मार्जिन 9% से 14.5% पर और मुनाफे में 81% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। करीब 188 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 342 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मानसी, इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एविएशन सेक्टर पर जरा फोकस शिफ्ट करें। कोरोना काल में हमने देखा एयरलाइंस में क्षमता से कम बुकिंग हुई। अब जो ईंधन है उसकी कीमतों में वृद्धि से एविएशन कंपनियों पर किराया बढ़ाने का भी दबाव बढ़ गया है। अब इसी मुद्दे पर हमने खास बातचीत की है स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह से। जरा समझते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, एविएशन तो इंडिया में नहीं ग्लोबली सबसे ज़्यादा एक इम्पैक्टेड सेक्टर्स में से एक रहा है। और जैसे आप जानते ही हैं, मार्च में तो बिल्कुल एविएशन इंडिया में रुक ही गया था और फिर मई में फिर से फ्लाइट्स शुरू हुई। तब से इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली हुआ ही है। 30,000 लोग ट्रैवल कर रहे थे जब मई में फिर से फ्लाइट शुरू हुई थी। और कल का अगर आप नंबर देखें तो 2,70,000 से अधिक है, तो 9 गुना ट्रैफिक में इजाफा हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली है, लेकिन चैलेंजेस अभी बहुत हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रैवल अभी बिल्कुल भी वापस नहीं आया है। इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है। लेजर ट्रैवल ज़रूर बढ़ा है, लेकिन जो यील्ड्स हैं वो लो हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रैवल नहीं है तो यील्ड्स थोड़ी सी लो है। और जो फ्यूल का दाम है वो भी बढ़ रहा है, तो चैलेंजेस अभी बहुत हैं। किराए को लेकर के जो बात थी फेयर्स को कि 31 मार्च तक नहीं बढ़ा सकते और काफी उस पर दबाव था, तो अब जो आगे आने वाला जो प्लान है, तो क्या आप फेयर बढ़ाएंगे या फिर उसको किस तरह से? देखिए, भारत सरकार का ये मानना था कि एक रेंज में फेयर्स रहें, कोई फेयर बहुत ज्यादा गिरा ना सके और कोई ज्यादा फेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ा ना सके। हमने सरकार से ये जरूर मांग की है कि जो भी अगर आप फेयर बैंड जो भी आप रखते हैं उसमें थोड़ा इजाफा आप जरूर करें, क्योंकि जब आपने ये फेयर बैंड बनाए थे तो जो क्रूड ऑयल का दाम था वो $20 था, आज वो $60 है, तो 3 गुना हो गया है। और उसके हिसाब से जो ATF पे प्राइस बढ़ा है, तो थोड़ा सा आप फेयर बैंड्स बढ़ाएं। तो हमें लगता है सरकार उस पर ज़रूर एक कंसिडर करेगी। और बाकी जैसे सरकार ठीक समझे। मुझे लगता है कि जो फ्लोर एक उन्होंने किया है उससे थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, क्योंकि अगर वो फ्लोर नहीं रहता तो जो जिस तरह से कैपेसिटी हम सबके पास थी और डिमांड क्योंकि कम थी, तो फेयर्स इतने गिरते कि बहुत ज़्यादा एयरलाइंस का नुकसान होता। तो एक फ्लोर रखना तो एक अच्छा आइडिया था, और अब देखते हैं कितने दिन तक और वो रखते हैं। तो स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी, और एविएशन सेक्टर के लिए काफी चुनौतियां अभी बाकी हैं। एक क्विक रिएक्शन अविनाश जी आपसे लेते हैं। एविएशन स्पेस में कोई पिक आपकी तरफ से आप सजेस्ट करेंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि एविएशन सेक्टर में जो सबसे स्ट्रांग प्लेयर है वो इंडिगो है। हमको लग रहा है कि अभी चैलेंजेस काफ़ी है, जैसे स्पाइस जेट के एमडी ने कहा कि फेयर्स बढ़ाने के लिए अभी भी दिक्कत है, और क्रूड के प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ATF के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से जिनको लंबी नजरिया के लिए लेना है, मेरे ख्याल से इंडिगो में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म निवेश करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कम से कम 1-2 क्वार्टर्स या 3 क्वार्टर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में रहे, और जब तक ये रिस्ट्रिक्शंस उठाते नहीं है तब तक ये सेक्टर काफी थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस करेगा। तो इंडिगो विल बी द बेस्ट पिक। मुझे लग रहा है कि यही शायद आपको लंबी अवधि के लिए अच्छा पैसा बना के देगा। तो एविएशन स्पेस में इंडिगो लंबी अवधि के लिए पसंद है अविनाश जी को। आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। अब कल के लिए कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन बताएंगे? जी स्वाति जी, नमस्ते आपको और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को। तो 2 ऑप्शन हमेशा की तरह लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक तो डाबर, जो एक तरह से काफी दिन करने के बाद एक नया मूवमेंट आया है, और 21 जनवरी के बाद ये हाईएस्ट क्लोज है, तो यहाँ पे लगता है वापस नए सिरे से चलना शुरू किया इसने।
तो मेरी सलाह ये है कि 540 की कॉल फरवरी की ऑफ कोर्स द रेट 10 रुपए 70 पैसे पे ली जा सकती है। उसमें स्टॉप लॉस रखें 7 रुपए 80 पैसे का और टारगेट रहेगा आपका 15 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, वो ऐसा स्टॉक है जो एक बार नए सिरे से और ऊपर निकला है, तो वो अच्छा कर रहा था और अब सब फ्रेश ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि 55 की कॉल फरवरी की ली जा सकती है, 1 रुपए 85 पैसे पे, स्टॉप लॉस रखें 90 पैसे का और टारगेट रहेगा आपका 3 रुपए 40 पैसे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, रिपीट करने की, कि आपको जो जब कभी भी आपका प्रॉफिट जो ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाइए और अपने ट्रेड को 4 या 5 दिन से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड न करें। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब समझते हैं कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी। अनिल जी के पास चलते हैं। सर, अब कल के लिए खास स्ट्रैटेजी क्या आप सजेस्ट करेंगे? बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? कल होगा हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन और बाजार के लिए अहम संकेत आपको आते दिखेंगे अमेरिकी बाजारों से, जहां पर डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन खुलने के बाद भारतीय बाजार अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। अब तक तो फ्लोज मजबूत है, FIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते दिख रहे हैं और उसमें कहीं किसी तरह का कोई बदलाव है नहीं। ऐसे में अब बाजार के लिए कल जो अहम लेवल होगा सपोर्ट के लिहाज से, वो निफ्टी पर होगा 14,975 से 15,075। ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 14,257 का लाइफ टाइम हाई है निफ्टी पर। उम्मीद है कि अगर ग्लोबल संकेत मजबूत निकले तो कल बाजार लाइफ टाइम हाई को पार करके नया लाइफ हाई बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर तो आज फिर से लाइफ टाइम हाई पर हम बंद हुए ही हैं, तो संकेत मजबूती वाले है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहा है, तो बैंक निफ्टी पर नीचे आपको 35,500 35,650 की रेंज में मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। एक बार 36,000 36,050 की रेंज को पार किया तो फिर बैंक निफ्टी भी 36,225 और 36,450 की रेंज तक जाने के लिए तैयार है। निफ्टी मजबूती दिखा रहा है रिलायंस के दम पर, बैंक निफ्टी की मजबूती आना बाकी, और अगर बैंक निफ्टी से बिकवाली कम हुई, खत्म हुई, खरीदारी लौटी, तो फिर पूरी संभावना है कि निफ्टी भी कल लाइफ टाइम हाई एक बार फिर से इंट्राडे बेसिस पर, सेंसेक्स भी दोनों ही बनाते हुए नजर आए। क्लोजिंग बेसिस पर तो हम मजबूत हैं, दिन के दौरान कल भी पूरे हाईज बनने की संभावना बनेगी और बैंक निफ्टी भी 36,000 के पार निकलकर अगर टिकता हुआ नजर आए तो फिर फ्रेश खरीदारी और करेक्शन पूरा होने के बाद और मजबूती के संकेत आते दिखेंगे। रिजल्ट सीजन का आखिरी चरण चल रहा है, जोरों में है, ढेर सारी कंपनियों के नतीजे हैं, चाहे वो दिग्गज हों या फिर छोटी कंपनियां, और उसके आसपास आपको भरपूर एक्शन बाजार में देखने को मिलेगा। वाकई सर, देखना दिलचस्प होगा हफ्ते का आखिरी दिन क्या एक बार फिर से बाजार बनाएंगे ऑल टाइम हाई। फिलहाल हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया है हमारे साथ। सुमित, बहुत स्वागत है आपका शो में। अब कल ऑप्शन के जरिए कहां पर स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? नमस्कार, गुड इवनिंग। कल का ऑप्शन में मेरे को लगता है कि पहला स्टॉक जो सिलेक्ट करना चाहिए वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट चार्ट्स के ऊपर बहुत मजबूत लग रहा है। 590 का कॉल अदानी पोर्ट में लेके काम करके चलने का सलाह रहेगा। 24 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और अदानी पोर्ट का स्ट्रक्चर देखते मेरे को लगता है कि 600 का लेवल क्रॉस करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा। तो इस 590 के कॉल के टारगेट बनेंगे 30 रुपए से लेकर 32 रुपए तक के। 1 से 2 दिन के ये टारगेट होंगे। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है फार्मा स्पेस का कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर में 470 वाला कॉल 17-18 रुपए के बीच में लेने का सलाह रहेगा। 13 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 24 रुपए से लेकर 28 रुपए तक के टारगेट कैडिला हेल्थ केयर के 470 के कॉल में देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुमित, हमारे साथ शो में शामिल हुए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई। अब शो के अंत में अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं और लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो तो इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी होगी आज आपकी? स्वाति, इन्वेस्टमेंट पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एक एग्रोकेमिकल कंपनी पसंद है और कंपनी का नाम है सुमिटोमो केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी एक MNC प्लेयर है और पहले एक्सेल इंडस्ट्रीज जो हुआ करती थी इसमें मर्ज हो चुकी है। सुमिटोमो एक MNC प्लेयर है और काफ़ी बड़ा प्लेयर है जो नॉट ओनली इंडिया बट अब्रॉड में भी काम करता है। जो इंटरेस्टिंग बात इस कंपनी की है कि इन्होंने पिछले साल करीबन 2400 करोड़ पे करीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इस बार 9 महीने में इन्होंने करीबन 1850 करोड़ के रेवेन्यू में करीबन
180 करोड़ की प्रॉफिट की है। तो मोमेंटम बहुत काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट तीसरी तिमाही में कंपनी ने 54 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले तीसरे तिमाही में सिर्फ 70 लाख था। हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज करंट ईयर भी अच्छा रहेगा, बट FY22 भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड पिक है और हमको लग रहा है कम से कम 12 to 15 मंथ्स का अगर नजरिया है तो कम से कम 360-370 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इसको जरूर इंक्लूड करिए, हमको लग रहा है आगे नंबर्स बहुत बढ़िया आएंगे और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा। तो सुमिटोमो केमिकल में लगभग 1 से 1.5 साल का नजरिया आप रख सकते हैं। अविनाश जी की पसंद है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए और सभी सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए शो में बस इतना ही।